दोस्तों शिवांश स्टडी के YouTube चैनल पे आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश की सीरीज का आज है छठा वीडियो और आज की वीडियो में हम मध्य प्रदेश की भौतिक संरचना के बारे में बात करेंगे। आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार, मालवा का पठार, नर्मदा सोन घाटी, सतपुड़ा मेकाल श्रेणी, बघेलखंड का पठार। अपने नाम बहुत सुने लेकिन बहुत कंफ्यूजन होता है कौन सा क्षेत्र कहां पर है। आज इनको पूरे तरीके से मैप से समझने का प्रयास करेंगे। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा, आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर होंगे। चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश के मैप के बारे में। तो ये आ गया हमारे पास मध्य प्रदेश का मैप। अब इसको ध्यान से देखिएगा, मैं आपको एक एक चीज बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि कौन सा क्षेत्र कहां पड़ता है। चलिए सबसे पहले हम एरिया समझने का प्रयास करते हैं कि कौन सा क्षेत्र किस जगह पर है और क्या नाम से जाना जाता है। सबसे पहला मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भाग जिसको नाम दिया गया मालवा का पठार। अब ध्यान से देखिए मालवा का पठार किस जगह पड़ेगा। ये देखिए ये वाला जो पूरा क्षेत्र है, इस वाले हम पूरे एरिया को यहां से लगाकर ये वाला इस तरीके से जो फैला हुआ है, ये वाला एरिया, ये पूरा का पूरा पठार मालवा का पठार है। इस पूरे पठार को मालवा के पठार के नाम से जाना जाता है। इसको मैं अच्छे तरीके से बिल्कुल कलर अप कर देता हूं ताकि इसको आपको समझने में आसानी रहे। मालवा का जो पठार है, मैं इसके बारे में आपको डिटेल भी बताऊंगा। मालवा का पठार भारत के जो मध्य प्रदेश है उसके 28% क्षेत्र में फैला हुआ है। मालवा का पठार पूरे क्षेत्र के मध्य प्रदेश के 28% भाग में फैला हुआ है। तो ये वाला कौन सा हो जाएगा आपका मालवा का पठार। चलिए सेकेंड ध्यान दीजिए, ये वाला एरिया, इसको यहां से और एक ये वाला, ये पूरा एक क्षेत्र रहेगा। यहां से ये पूरा क्षेत्र एक रहेगा। इस वाले क्षेत्र को हम मध्य भारत के पठार के नाम जानेंगे। ये वाला जो पूरा भाग रहेगा इसमें मध्य भारत का पठार आएगा, जिसमें ग्वालियर आ जाएगा, भिंड आ जाएगा, श्योपुर आ जाएगा, ये पूरा एरिया ध्यान दीजिएगा। तो ये कहलाएगा मध्य भारत का पठार। चलिए मैं एक नाम भी लिख देता हूं ताकि आपको पढ़ने में इजी रहे। इस पे हम नाम लिख देते हैं। ये वाला पठार कहलाएगा मालवा का पठार। मालवा का पठार। इस वाले पठार को हम मध्य भारत का पठार बोलेंगे। मध्य भारत का पठार। तो मध्य भारत का पठार दो जगह हो जाएगा, एक नीमच वाला क्षेत्र हो जाएगा और एक उधर हो जाएगा आपका। तीसरा बात करिए, तीसरा बात करते हैं बघेल बुंदेलखंड का पठार। ये वाला एरिया देखिए ध्यान से, इस वाले एरिया को ध्यान से देखिए, ये वाला और यहां से लगाकर ये वाला पूरा एरिया, इस वाले पूरे एरिया को हम बघेलखंड के पठार में, किसमें कौन से जिले आएंगे, यहाँ की जलवायु कैसी है, सारी चीज बताऊंगा। मैं अभी आपको केवल लोकेशन बता रहा हूं कि ये पठार है किस जगह पे। आप केवल लोकेशन भी ध्यान दीजिए। मैं आपको एक एक बात इन क्षेत्र से कौन सी नदी बहती है, सारी चीजें कनेक्ट करेंगे अपन। आपको वीडियो देखने के बाद कभी डाउट रहेगा ही नहीं। आपने पिछले वीडियो भी देखे होंगे, आपको लगा नहीं होगा कोई डाउट रहा होगा। इसलिए आप बिल्कुल, अभी मैं केवल आपको लोकेशन बताने का प्रयास कराऊंगा। आप लोकेशन याद कीजिए कौन सा पठार है। तो ये जो पठार हो जाएगा इसे बुंदेलखंड का पठार बोलेंगे। सॉरी, ये वाला बुंदेलखंड का पठार कहलाएगा। ये बुंदेलखंड राज्य में टीकमगढ़, ये सारा क्षेत्र इसी में आएगा आपका। अब दूसरा कलर लेते हैं, ये सारे कलर हो गए। अब ये देखिए ध्यान दीजिए, यहां से लगाकर ये पूरा एरिया, इतना वाला जो एरिया है, ये पूरा जाना जाएगा बघेलखंड के पठार के नाम से। इसको देखिए ध्यान से, ये वाला है पूरा, इस तरीके से ये पूरा फैला है। ये वाला कहलाएगा बघेलखंड का पठार। याद दीजिए, बुंदेलखंड पठार अलग हो जाएगा और बघेलखंड का पठार अलग हो जाएगा। तो ये वाला पठार कहलाएगा बघेलखंड का पठार। इसको भी हम नाम दे देते हैं। ये देखिए ये कहलाया बघेलखंड का पठार। बघेलखंड का पठार। ये देखिए तीन क्षेत्र पढ़ चुके अपन। मालवा का पठार हो गया, मध्य भारत का पठार हो गया, बुंदेलखंड का पठार हो गया, और चौथा क्या कहलाएगा आपका बघेलखंड का पठार कहलाएगा। अब ध्यान दीजिए, सतपुड़ा मेकाल श्रेणी। सतपुड़ा श्रेणी की अगर बात करेंगे तो सतपुड़ा श्रेणी पूरा नीचे का एरिया, ध्यान दीजिए, इसको ब्लैक कलर से करते हैं। यहां से लगाकर पूरे दक्षिण भाग तक फैली हुई ये वाला पूरा एरिया, इस एरिया को ये पूरा सतपुड़ा श्रेणी कहलाएगा। ये ध्यान दीजिए, पूरा एरिया सतपुड़ा श्रेणी के नाम से जाना जाएगा। ये देखिए ये वाला पूरी माउंटेन रेंज है। इस पूरे क्षेत्र को सतपुड़ा श्रेणी के नाम से, नहीं इसको भी नाम दे देते हैं ताकि आपको कनेक्ट करने में आसानी रहे। सतपुड़ा मेकाल श्रेणी, ये देखिए, तो ये कहलाएगी कि सतपुड़ा मेकाल श्रेणी। अब बचे कितने, दो भाग। दो भाग में एक और भाग को देखते हैं हम, ध्यान दीजिएगा। ये वाला जो बीच का पूरा एरिया,
ये वाला, सॉरी, ये वाला जो पूरा बीच का एरिया बचेगा, ये यहां से लगाकर पूरा ये एरिया, यहां तक का एरिया, ये कहलाएगा नर्मदा सोन घाटी। इस पूरे एरिया को अब नर्मदा सोन घाटी के नाम से जानेंगे। अब ध्यान दीजिए, एकदम एग्जैक्ट नहीं बना सकते अपन। अब जो कि साहब ये जिला तो उसमें चले गया, वो जिला, ऐसे नहीं हो सकता है। आप बिल्कुल 100% कनेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन हमको लगभग ही याद रखना है हमका, ठीक है। तो लगभग में ही आपको चीजें याद रखनी है। ये वाला जो कहलाएगा, ये कहलाएगा नर्मदा सोन घाटी, नर्मदा सोन घाटी वाला क्षेत्र। अब जो क्षेत्र बच गया, अब जो एरिया बच गया, कौन सा कलर लेते हैं जो चौपी तक यूज नहीं करा अपन ने, इस वाले कलर का लेते हैं। ये देखिए, तो जो क्षेत्र बच जाएगा तो हो गया शायद, एक सेकेंड, ताकि आपको अलग से देखिए, इसलिए थोड़ा सा ब्लू लेते हैं। ब्लू अभी तक दिखा नहीं है अपन को। ये देखिए, तो इस वाले पूरे एरिया को हम जानेंगे रीवा पन्ना का पठार, ये वाला पूरा एरिया। ये देखिए, ये पूरा क्षेत्र रीवा पन्ना के पठार के नाम से जाना जाएगा। हम सब खासियत पढ़ेंगे, कौन सा खनिज मिलता है, कौन सा जिला पड़ता है, कौन सी नदी गुजरती है, सारी चीजों को ध्यान से देखेंगे। अब ध्यान दीजिए, ये कहलाया रीवा पन्ना का पठार। तो मध्य प्रदेश को भौगोलिक दृष्टि से हमने कितने भागों में बांट दिया? टोटल मिला के 7 भागों में बांटा है। ये 7 भाग कौन कौन से हो जाएंगे? ध्यान दीजिए, पहले सबसे पहले हमने पढ़ा था मालवा का पठार, दूसरा पढ़ा हमने मध्य भारत का पठार, तीसरा हमने पढ़ा बुंदेलखंड का पठार, चलिए नंबर ऊपर नीचे कोई बात नहीं। अगला नर्मदा सोन घाटी, रीवा पन्ना का पठार, बघेलखंड का पठार, और 7वां कहलाएगा सतपुड़ा मेकाल श्रेणी। एक्चुअल में इनको 7 भागों में टोटल बांटा है। 3 तरीकों से 7 भागों में बांटा है, वो 3 तरीके छोड़ दीजिए, फिलहाल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। 7 भाग इंपॉर्टेंट है, हम 7 भाग पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं। चलिए अब एक एक करके इनकी डिटेल बात करते हैं, एक एक करके इन सभी की डिटेल पे बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मध्य भारत के पठार पर। सबसे पहला क्षेत्र, एक सेकेंड, थिकनेस ज्यादा हो गई है, फिर वो देखने में थोड़ी दिक्कत करेगा हमका, और इस चीज को भी थोड़ा कम कर देते हैं, दो, अब सही रहेगा। चले सबसे पहले हम बात करते हैं मध्य भारत के पठार के बारे में। मध्य भारत का पठार, लोकेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। लोकेशन आपको मध्य भारत के पठार ऑलरेडी दिख गई होगी। देखिए ये वाला पूरा पठार, अभी जो मध्य भारत का पठार ये 10% क्षेत्र में फैला हुआ है। मध्य भारत का जो पठार है ये टोटल कितना भाग है? 10.37%, 10.37% पे फैला हुआ है। चलिए अब इसके बारे में क्या क्या खासियत है एक एक करके डिस्कस करना शुरू करते हैं, चीजें ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले अभी बताया कि मध्य प्रदेश का टोटल कितना परसेंट है? 10.37% भाग में फैला हुआ है। दूसरा, इसका जो क्षेत्रफल है, ये तो बात करी प्रतिशत में, लेकिन एक्चुअल में क्षेत्रफल है कितना? तो क्षेत्रफल याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन हाँ कभी कभी कुछ एग्जाम में डायरेक्ट पूछ देते हैं। तो 32,896 किलोमीटर, ये इजी होगा आपको याद करना, इतना कोई मुश्किल नहीं है। 32,896 स्क्वायर किलोमीटर मध्य भारत का टोटल क्षेत्रफल हो जाएगा। इसका जो निर्माण है इन पत्थरों का, या फिर हमें बात करें कि मध्य भारत की जो चट्टानें हैं उसका निर्माण कैसे हुआ है, तो इसका जो निर्माण हुआ है वो विंध्य शैल समूह के अपरदन से हुआ है। विंध्य शैल समूह के, विंध्य शैल समूह, ये विंध्य शैल समूह चट्टानों का टाइप है। विंध्य शैल समूह के अपरदन मतलब होता है टूटना, अपरदन का मतलब होता है चीजों का टूटना। तो निर्माण कैसे हुआ है? विंध्य शैल समूह के अपरदन हुआ है। अपरदन कौन कर रहा है? नदियों ने कर रहा है। इस क्षेत्र से काफी सारी नदियां जो बहकर आती है, तो नदी अपने साथ में मिट्टी भाग लाती है, वही मिट्टियों से जम जम कर इस क्षेत्र का निर्माण हुआ है। अगला बात करें कि कौन कौन से जिले क्षेत्र में पड़ते हैं। इस क्षेत्र में जिले कौन कौन से पढ़ेंगे, तो याद कीजिए, मैं आपको पहला वीडियो पढ़ाया हूं जहां पे सारे जिले बताए। अब याद कीजिए, मध्य भारत के पठार में इस एरिया में अगर अपन बात करें, इस वाले एरिया में बात करें, तो कौन कौन से जिले अपन क्या पढ़ते हैं। चलिए एक एक करके ध्यान से देखिए, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बात की कौन सा जिला पड़ेगा। सबसे पहले अपन बात करें तो भिंड पड़ता है इधर, भिंड के बाद सेकेंड पड़ेगा मुरैना, मुरैना के बाद सेकेंड बात कीजिए ग्वालियर भी इधर ही पड़ता है। ग्वालियर के बाद आप बात करेंगे तो शिवपुरी आ जाएगा, और शिवपुरी के बाद आप बात करेंगे तो कौन सा आ जाएगा आपका? गुना आ जाएगा। ये देखिए यही सारे क्षेत्र थे, और एक क्षेत्र आ जाएगा आपका नीमच वाला। ये इधर वाला भी क्षेत्र है ना, ये 10 पॉइंट जो लिखा है मैंने, तो ये पूरा, तो ये पूरे एरिया इतने सारे जिले हो जाएंगे, और ज्यादा भी हो सकते हैं। अपन एक औसत, एक ऑन एन एवरेज की बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं जलवायु की। इस क्षेत्र की जलवायु कैसी है? हम सारे क्षेत्र को इन्हीं पैरामीटर्स पढ़ेंगे, हम सारे क्षेत्रों को इन्हीं पैरामीटर पढ़ेंगे, ताकि आपके लिए पढ़ना काफी हो जाए कि वहां पर निर्माण कैसे हुआ है, जिले कितने हैं, जलवायु कैसी है। अब यहाँ पे कैसी जलवायु है? शुष्क जलवायु है। शुष्क जलवायु का मतलब क्या होता है? शुष्क जलवायु में मतलब कि जब ठंडी पड़ती है तो बहुत ठंडी पड़ती है, तो ठंडी में ठंडी अधिक पड़ेगी, बहुत ज्यादा ठंडी पड़ेगी, और जब गर्मी का मौसम आएगा तो गर्मी भी बहुत पड़ती है। इसी जलवायु को
गर्मी में गर्मी भी बहुत अत्यधिक पड़ती है। हम ऐसी जलवायु को महासागरीय जलवायु के नाम से जानते हैं। महासागरीय या फिर को महाद्वीपीय जलवायु बोलते हैं, महासागरीय नहीं महाद्वीपीय जलवायु बोलेंगे। तो गर्मी में गर्मी अधिक पड़ती है, बहुत गर्मी पड़ती है, और जब ठंड आएगी तो ठंड भी बहुत ही ज्यादा पड़ती है मध्य भारत के पठार में हमका। तो गर्मी में गर्मी अधिक और ठंडी में ठंडी अधिक। अब अगर वर्षा की बात करें तो सामान्यतः वर्षा इस क्षेत्र में कम मिलेगी। वर्षा की बात करें तो इस क्षेत्र में कम वर्षा है, 55 से 75 सेंटीमीटर ही वर्षा होती है। 55 से 75 सेंटीमीटर वर्षा देखने को मिलेगी। अब वनस्पति किसी मिलेगी, जब वर्षा कम है तो जो वनस्पति है वो भी कटीले वन मिलेंगे यहाँ पे। ऑब्वियस सी बात है, वर्षा ज्यादा होगी तो अलग अलग वन पाए जाएंगे, लेकिन जब वर्षा ही कम हो रही है तो वन क्या मिलेंगे हमको, तो शुष्क कटीले वन मिलेंगे, जैसे कि खेर, जैसे कि बबूल। आपने सुना होगा कांटे होते बबूल के अंदर हमका, तो खेर, बबूल, करौंदी, इस टाइप के पेड़ देखने को मिलेंगे जो कि शुष्क कटीले वन में आते हैं, जो कि शुष्क कटीले वन में आते हैं। हम एक फॉरेस्ट का वीडियो अलग बनाएंगे, कटीले वन, जिसमें मध्य प्रदेश में किस प्रकार के वन होते हैं, एक एक चीज पढ़ाऊंगा, आप चिंता मत करिए। मध्य प्रदेश का सारा आपको घोड़ के मिलवा दूंगा मैं, चिंता ही मत कीजिए इस बात की। अगला बात करते हैं कृषि के बारे में, किस प्रकार खेती होती है, कौन कौन सी फसलें इस क्षेत्र में होगी आपका। तो कृषि में बात करें तो गेहूं काफी अच्छा होता है इस क्षेत्र में आपका। गेहूं में कम पानी की आवश्यकता होती है, पता होगी आपको, खरीफ की फसल में आता है। अगला आता है आपका सरसों, सरसों के लिए भिंड बुनना काफी ज्यादा में मात्रा में पाया जाता है। अगला आएगा आपका ज्वार, और ज्वार में अगला आएगा आपका तिल। तो ये फसलें इस क्षेत्र में काफी ज्यादा विख्यात मानी जाएगी आपका। अब खनिज की बात करें, कौन सा खनिज पाया जाता है, तो खनिज में बात करते चूना पत्थर के लिए फेमस है। ये क्षेत्र पूरा का पूरा चूना पत्थर, बलुआ पत्थर काफी फेमस है यहाँ के। चूना पत्थर और दूसरा आ जाएगा कौन सा आपका, बलुआ पत्थर। चूना पत्थर, बलुआ पत्थर मध्य प्रदेश सेकंड नंबर पर है रैंकिंग में। और इमारत आ जाएगा आपका, इमारती पत्थर, ये देखिए। तो ये सारा कौन सा हो जाएगा आपका, खनिज। अगला बात कर लो नदियों के बारे में, कौन कौन सी नदियां इस क्षेत्र से बहती है, कौन कौन सी नदियां है जो इस क्षेत्र से बहेगी। तो नदियों की अगर बात करें तो चंबल बहेगी इस क्षेत्र से। चंबल के बाद में बात करें तो पार्वती, पार्वती के बाद बात कर लो काली सिंधु। तो ये जो नदियां हैं ये इस क्षेत्र से बहती है, चंबल हो गई, पार्वती हो गई, काली सिंधु हो गई। अगला उद्योग की बात करें, उद्योग के लिए कौन सा क्षेत्र फेमस है, तो उद्योग के लिए मालनपुर नाम सुना होगा आपने, बहुत फेमस जगह पड़ती है। मालनपुर एक जगह है जो भिंड में पड़ती है, और मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र का है, बहुत फेमस औद्योगिक क्षेत्र है। जैसे अगर मालवा में बात करें तो मालवा वाले क्षेत्र में हम बात करते हैं किसकी, पीथमपुर की, वैसे ही मालनपुर बहुत ज्यादा फेमस है। और मालनपुर में करंट अफेयर कनेक्ट कर देता हूं मैं आपके लिए, ट्रांसफार्मर क्लस्टर खोला जा रहा है इस क्षेत्र में, मालनपुर में नहीं, इस वाले क्षेत्र में। तो ट्रांसफार्मर क्लस्टर, ट्रांसफार्मर क्लस्टर की शुरुआत इसी क्षेत्र में हो रही है। कहां हो रही है आपका, ग्वालियर में। तो ये हो जाएगा आपका करंट अफेयर। कोई अगर पॉइंट मुझे याद होगा तो मैं आपको साथ साथ उसको याद भी करवा दूंगा, ठीक है। अब एक और बात करें शिखर के बारे में, इस क्षेत्र का सर्वोच्च शिखर कौन सा पड़ेगा, तो इस क्षेत्र का जो सर्वोच्च शिखर पड़ेगा वो हो जाएगा आपका टोंगरा। ये भी इंपॉर्टेंट, कभी को पूछते हैं इस क्षेत्र में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, टोंगरा। और टोंगरा कहां मिलेगा हमको, श्योपुर में देखने को मिलेगा। जो टोंगरा है वो कहां मिलेगा, श्योपुर में देखने को मिलेगा, बराबर। अब एक स्पेशल बात है इस पूरे पठार के लिए कि ये सबसे कम लिंगानुपात वाला पठार है, सबसे कम लिंगानुपात वाला पठार है। मतलब मेल फीमेल रेशो यहाँ पे काफी खराब है, क्योंकि भिंड मुरैना आपको पता है, ऑलरेडी कम ही बताएं। लिंगानुपात वाला जो है वो क्या पड़ेगा आपका, पठार मिलेगा। तो सीधा क्वेश्चन बनेगा सबसे कम लिंगानुपात वाला पठार कौन सा हो जाएगा, मध्य भारत का पठार। ये देखिए हमने इतनी जानकारी केवल मध्य भारत के पठार से निकाली है। मध्य भारत का पठार का क्षेत्र आपको पता चल गया होगा, ये वाला पूरा क्षेत्र, ये वाला पूरा क्षेत्र हो जाएगा आपका। चलिए अब सेकंड बात करते हैं बुंदेलखंड के पठार के बारे में। इसी डिटेल से, इतनी ही डिटेल से हम बात करेंगे। वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखिएगा, अगर समझ नहीं आता हो एक बार दो बार देखिए, आपको हमें याद करना पड़ेगा चीजों को, तभी चीजें इतनी डिटेल से पढ़ोगे तभी दूसरों से आगे रहोगे। वरना जितना सब पढ़ेंगे अगर उतना आप पढ़ोगे तो फिर सिलेक्शन कैसे होगा आपका, सब उतना ही पढ़ते हैं हमका, तो दूसरों से आपको आगे निकलना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा डिटेल पढ़ना पड़ेगा। बात करते हैं बुंदेलखंड के पठार के बारे में। बुंदेलखंड का पठार देख लीजिए, ये वाला पूरा रहेगा आपका, ये पूरा बुंदेलखंड का पठार रहेगा। अब बुंदेलखंड का पठार में सेम चीजें अपन निकालते हैं। चलिए सबसे पहले तो प्रतिशत निकाल लीजिए, कितना प्रतिशत है, तो 7.7% में फैला हुआ है। भारत के कितने क्षेत्र में फैला हुआ है, 7.7%। अगला अगर बात करें किस चीज की, क्षेत्रफल की, कि कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है, तो इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 23733। काफी आसानी से याद हो जाएगा आपको, 23733। कभी कभी एग्जाम में टफ क्वेश्चन आते हैं तो वो क्या पूछ देगा आपसे, क्षेत्रफल पूछ देगा एग्जैक्टली, ये क्षेत्र का बताइए, तो 23733 इजी हो जाएगा आपके लिए। चलिए तीसरा बात करते हैं अब क्षेत्र की जलवायु कैसी है। जैसे हमने मध्य भारत की जलवायु पढ़ी थी, तो वहां कौन सी जलवायु थी आपका, महाद्वीपीय जलवायु थी। महाद्वीपीय जलवायु में क्या होता है, महाद्वीपीय जलवायु में गर्मी पड़ेगी, ठंडी में ठंडी पड़ती है। अब यहाँ क्या होता है, सेम आसपास का क्षेत्र है आपका, जितना दूर होगा जाओगे उतना ही रहेगा आपका, तो सेम बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है। सेम कॉन्सेप्ट बोले तो यहाँ भी गर्मियों में क्या पड़ेगी, गर्मी अधिक पड़ेगी, गर्मी में
गर्मी अधिक, और सेम कॉन्सेप्ट रहेगा जब सर्दी पड़ेगी तो सर्दी भी बहुत पड़ती है, सर्दी में सर्दी अधिक। मौसम के मामले में मालवा सबसे बढ़िया है। आपको याद होगा फाहियान आया था मध्य प्रदेश में, और फाहियान ने मध्य प्रदेश की जलवायु की तारीफ करी, बोले मुझे मालवा जैसी जलवायु किसी भी क्षेत्र में मिली। तो वास्तव में मालवा की जलवायु काफी अच्छी है, क्योंकि मालवा में गर्मी में ना गर्मी ज्यादा पड़ती है, ना ठंडी में ठंडी ज्यादा पड़ती है, दोनों ही नॉर्मल होती है। इसलिए फाहियान भैया तारीफ करके गए, तो हमारी इंटरनेशनल तारीफ हुई है। अब जिले की बात करें तो जिले की बात कीजिए, देख लिए शिवपुरी आ जाएगा, शिवपुरी के साथ इसी के अंदर आ जाएगा कौन सा आपका अशोकनगर वाला क्षेत्र आ जाएगा। अशोकनगर से बात करेंगे तो सागर आ जाएगा, सागर से आगे बढ़ेंगे तो टीकमगढ़ इसी क्षेत्र में आता है, और टीकमगढ़ से टूटकर कौन सा बना है निवाड़ी, तो निवाड़ी भी इसी में आएगा आपका। देख लीजिए ये वाला एरिया हो जाएगा पूरा आपका, ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। यहाँ पर हमने कौन कौन से जिले पढ़े थे, शिवपुरी पढ़ा था, अशोकनगर पढ़ा था, याद किए, टीकमगढ़ यहाँ है, निवाड़ी यहाँ है, और शिवपुरी बीचों बीच में पड़ता है आपका। शिवपुरी मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला, ये मैंने क्वेश्चन भी पूछा था, बहुत सारे बच्चों ने गलत आंसर दिया था उसका हमका। चलिए शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, गुना हो जाएगा। अब इसका जो निर्माण कैसे हुआ है, इसके अगर हम निर्माण क्षेत्र की बात करते हैं तो जो निर्माण वाला क्षेत्र है वो समतल भू क्षेत्र है, ये ज्यादातर समतल भू क्षेत्र है, जहां पर छोटी छोटी कम ऊंचाई की पहाड़ियां पाई जाती है, जहां पर कम ऊंचाई की क्या पाई जाती है, पहाड़ियां। और ये जो पहाड़ियां पाई जाती हैं इनको टोर कहा जाता है, टोर, ये शब्द याद रखिएगा। बुंदेलखंड के पठार में छोटी छोटी जो कम ऊंचाई की पहाड़ियां पाई जाती है उसे किस नाम जानते हैं, तो उसे टोर के नाम जानते हैं। क्वेश्चन पूछ सकते हैं टोर क्या होता है, तो टोर छोटी छोटी ऊंची पहाड़ियों को बोलते हैं। अब अगर मैं तापमान की बात करूं कितना मिलता है, तो ठंडी में बहुत ठंडी पड़ती है, हमने पढ़ा है हमका, तो यहाँ पर ठंडी में 10 डिग्री चल जाएगा तापमान। और गर्मी की बात करें तो 40 से 42 डिग्री तक भी तापमान जा सकता है हमका, तो 10 डिग्री ठंडी में और 40 से 42 डिग्री हो जाएगा। वर्षा की बात करें तो उस क्षेत्र से थोड़ा सा ज्यादा, मध्य भारत के पठार से थोड़ी ज्यादा वर्षा मिलती है, तो वर्षा में अगर अपन बात करें तो थोड़ा सा पैमाना बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा पैमाना, तो 75 से लगभग 108 सेंटीमीटर वर्षा मिलेगी। 75 से 108 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी आपका वर्षा हो जाएगी। आगे बात करें मिट्टी वाले क्षेत्र की, मिट्टी की अगर बात करते हैं तो मिट्टी में कौन कौन सी मिट्टी मिल जाएगी, इधर लाल मिट्टी मिल जाएगी, मिट्टी इंपोर्टेंट होगी आपके लिए, लाल मिट्टी। अब मध्य प्रदेश की मिट्टी को भी अलग से वीडियो बनाएंगे एक, कि मध्य प्रदेश में कौन सी मिट्टी मिलती है। एक तो लाल मिट्टी हो जाएगी, एक मिट्टी हो जाएगी दोमट मिट्टी, दोमट मिट्टी भी इसी क्षेत्र में मिलेगी, और इन्हीं के कारण बलुआ मिट्टी मिलेगी आपका, बलुआई मिट्टी। तो ये हो जाएगी आपका मिट्टियां, इसीलिए इन सबको मिलाकर हम एक नाम दे देते कौन सी मिट्टी, मिश्रित मिट्टी। अगर आपसे सीधा क्वेश्चन बने कि बुंदेलखंड के पठार में कौन सी मिट्टी, तो यहाँ लाल भी मिल रही है, दोमट भी मिल रही है, बलुई मिल रही है, तो इसको एक साथ हम क्या बोल सकते हैं, मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। तो इस क्षेत्र में मिश्रित मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। अब अगला बात कर लीजिए फसलों के बारे में, कि कौन कौन सी फसल इस क्षेत्र में होगी। तो फसलों की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे गेहूं अच्छा होगा। अब गेहूं याद कीजिए मध्य भारत में अच्छा हो रहा था, तिल अच्छा काफी मात्रा में होगा, तिल वाला क्षेत्र में भी काफी पाया जाएगा, ज्वार अच्छी मात्रा में होगा, और यहीं पर आ जाएगा आपका चना। तो ये फसल वाला मामला हो जाएगा आपका। आगे बढ़ेंगे, खनिज की अगर बात करते हैं तो इस क्षेत्र में ग्रेफाइट काफी अच्छी मात्रा में होता है। इस क्षेत्र में अगर बात करें तो ग्रेफाइट काफी अच्छी मात्रा में होता है, और ग्रेफाइट आपने सुना होगा चूना का कार्बन का अपरूप है। ग्रेफाइट का एक और अपरूप हो जाएगा आपका हीरा। तो याद कीजिए पन्ना वाले क्षेत्र इसी में आएगा, आपका हीरा मिल जाएगा आपको। इसी क्षेत्र में क्या देखने को मिलेगा, हीरा भी आपको देखने को मिल जाएगा। अब आगे बात कर लीजिए, इसके आगे अगर अपन बढ़ेंगे, एक सेकेंड, चोटी की बात कर लो, सर्वोच्च चोटी, सर्वोच्च चोटी कौन सी हो जाएगी आपका, तो सर्वोच्च शिखर हो जाएगा वो सिद्ध बाबा की चोटी। इसको अलग से मार्क करते हैं, सिद्ध बाबा की क्या हो जाएगी, चोटी हो जाएगी। अब सिद्ध बाबा की चोटी कहां पड़ेगी, तो दतिया में पड़ेगी। सिद्ध बाबा की चोटी दतिया पड़ेगी। ऊंचाई कोई पूछ ले तो 1172 मीटर ऊंचाई हो जाएगी, 1172 मीटर क्या हो जाएगी इसकी चौड़ाई, ऊंचाई हो जाएगी आपका। उसके बाद अगर बात करें स्पेशल, जैसा हमने यहां पढ़ा था, ये वाला क्यों फेमस था, सबसे कम लिंगानुपात का पढ़ा था। ये क्या फेमस है, ये सांस्कृतिक धरोहर है, प्रदेश की सांस्कृतिक आत्मा, प्रदेश की जो सांस्कृतिक आत्मा है मध्य प्रदेश की, वो किसे कहा जाता है, बुंदेलखंड के पठार को बोलते हैं, बुंदेलखंड पठार को कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पे संस्कृति के मामले में बुंदेलखंड का पठार काफी ज्यादा फेमस है। सांस्कृतिक की बात करें तो बुंदेलखंड का पठार बहुत ही ज्यादा यहाँ पर फेमस माना जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा बुंदेलखंड का पठार। अब बात करते हैं तीसरे पठार की। ये डिटेल केवल दूसरे तीसरे की डिटेल है, बाकी इसके बाद ज्यादा डिटेल नहीं मिलेगी हमको। अब मालवा के पठार की डिटेल मिलेगी, बाकी इतना डिटेल नहीं मिलेगा हमको, चिंता मत कीजिए। चलिए तीसरा बात करते हैं मालवा का पठार, मालवा का पठार। अब मालवा का पठार स्टार्टिंग में एक बात से फेमस है, सबसे बड़ा एरिया है। हम जो एरिया अभी तक पढ़ते आए थे उनमें सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका मिलेगा, मालवा के पठार का मिलेगा। कितना क्षेत्रफल है, 8 ये भी आज कल आपके लीजिए होगा, 222 किलोमीटर,
8822 किलोमीटर, जो कि टोटल कितना हो जाएगा 28.62% है। मालवा का पठार एक बार देख लीजिए, ये देखिए ये वाला पूरा एरिया, ये जो पूरा एरिया कहलाएगा ये मालवा के पठार के नाम से जाएगा। तो मालवा का पठार मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा क्षेत्र, मालवा का पठार मध्य प्रदेश का सबसे बड़े क्षेत्रफल में फैला हुआ है। कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है 28.62, और टोटल एरिया भी पढ़ना आसान है आपके लिए, 8822 किलोमीटर हो जाएगा आपका। चलिए अब इसे एक अन्य नाम से जाना जाता है, हाड़ौती का पठार बोलते हैं इसको, इसका एक अन्य नाम भी है। अन्य नाम क्या हो जाएगा, तो हाड़ौती का पठार कहा जाता है इसको। मालवा के पठार को हाड़ौती का पठार भी कहते हैं। अब इसी में बात कर लीजिए इसका जलवायु वाले क्षेत्र की, सॉरी पहले जिले देख लेते हैं, जिला थोड़ा आसान रहेगा। इस क्षेत्र में अगर अपन कौन कौन से जिले पढ़ते हैं, तो जिले मालवा के जिले ऑलरेडी आपको पता होंगे, रतलाम, मंदसौर आ जाएगा इसी के अंदर, इसी के अंदर उज्जैन आ जाएगा, इसी में धार वाला क्षेत्र भी आ जाएगा आपका, इसी में इंदौर आ जाएगा, और भी बहुत सारे जिले हो जाएंगे। लगभग हमको याद करने हैं, सारे एग्जैक्ट याद करने की जरूरत नहीं है हमका। तो ये हो जाएंगे हमारे कौन से जिले हो जाएंगे। अब जलवायु की बात कर लो, किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो मैं आपको अभी बताया मालवा की जलवायु की तारीफ अपन अभी करी थी। मालवा की जलवायु समशीतोष्ण जलवायु है, मालवा की समशीतोष्ण जलवायु कहलाती है। अब ये समशीतोष्ण का मतलब क्या होता है, समशीतोष्ण का ना तो गर्मी में गर्मी ज्यादा पड़ेगी, गर्मी में ज्यादा गर्मी नहीं पड़ती, और ना ही सर्दी में ज्यादा सर्दी पड़ती है। सर्दी में ज्यादा क्या पड़ेगी आपका सर्दी, तो गर्मी में गर्मी नहीं, सर्दी में सर्दी नहीं। तापमान की बात कर लो, अगर मैं तापमान की बात करता हूं तो तापमान ज्यादा नहीं पड़ेगा, तो तापमान उस क्षेत्र से कम मान लो। अब तापमान 10 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड, और अगर प्लस की बात करें तो 40 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा आपका। तो इतना लगभग क्या हो जाएगा तापमान। नेक्स्ट बात करते हैं वर्षा की, तो वर्षा बाकी दो के मुकाबले अच्छी वर्षा देखने को मिलेगी। बाकी दो के मुकाबले 75 से लगभग 125 सेंटीमीटर वर्षा होती है, 75 से। तो अभी तक सबसे कम वर्षा कहाँ हुई थी, अभी तक सबसे कम वर्षा हमको मिली थी मध्य भारत के पठार में, सेकंड नंबर बुंदेलखंड। अब तीसरी सबसे अच्छी वर्षा कहाँ हो रही है, मालवा के पठार में काफी अच्छा वर्षा हो रही है। अब मृदा की बात कर लो, तो मृदा ये जो पठार है ये एक्चुअल में बेसाल्टिक चट्टान से बना है। बेसाल्टिक चट्टान से जो पठार बनता है वहां पे जो मिट्टी मिलेगी वो काली मिट्टी मिलेगी। तो मालवा के पठार में कौन सी मिट्टी मिलती है, काली मृदा यहाँ पर पाई जाती है। काली मृदा या फिर गहरी काली, दो अलग अलग डार्क ब्लैक हो जाएगी एकदम से, तो इसको गहरी काली के नाम से भी जाना जाता है। अब तीसरा बात कर लो, मृदा के बाद आती है आपकी फसल। अब मध्य प्रदेश का मालवा का पठार फसलों के मामले में काफी एक्सपर्ट है, क्योंकि बहुत सारी फसलें यहाँ पे होती हैं, जैसे कि गेहूं। दूसरे नंबर पे आती है सोयाबीन, सोयाबीन के बारे में पता ही होगा आपको, मध्य प्रदेश सबसे टॉप पे चलता है सोयाबीन के मामले में हमका। अगला कपास, कपास की फसल काली मिट्टी में देखने को मिलती है, तो कपास। और हो जाएगा कौन सा आपका दलहन, दलहन के मामले में मध्य प्रदेश के बारे में पता ही होगा आपको, तो ये सब इसी मालवा के पठार में उगती है हमका। अगला अगर हम वनस्पति की बात करें कि इस क्षेत्र में कौन सी वनस्पति पाई जाती है, तो वनस्पति के मामले में मिलेगा आपको साल के पेड़ मिल जाएंगे, सागौन के पेड़ मिल जाएंगे, सागौन के साथ साथ तेंदू पत्ता मिल जाएगा आपको। तेंदू पत्ता से क्या बनता है, बीड़ी बनता है। तेंदू पत्ता के उत्पादन में मध्य प्रदेश पहले नंबर पे हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका। अगला एक लाइन याद करिएगा, ये जो मालवा का पठार है, मालवा का जो पठार है वो गंगा तथा नर्मदा के लिए जल विभाजक का काम करता है। जल विभाजक क्या होता है, जब मैं रिवर वाला वीडियो पढ़ाया हूं उसमें बताया हूं जल विभाजक। जल विभाजक मतलब जो दो चीजों को बांटता है। देखिए मैं यहाँ वीडियो बना यहाँ पर बताता हूँ, ये मान लो जल विभाजक है, इधर से एक नदी बह रही है, इधर से नदी बह रही है, तो ये नदी कौन सी हो जाएगी गंगा, और ये नदी कौन सी हो जाएगी आपका नर्मदा। मालवा के पठार के ऊपर से बहती है, याद कीजिए आपका उसी क्षेत्र से। तो ये गंगा और गंगा और नर्मदा के बीच का जल विभाजक का क्षेत्र कहलाता है। इस क्षेत्र में नदियों की बात कर लीजिए, तो इस क्षेत्र में काफी अच्छी नदियां यहाँ पर बहती है। मालवा के पठार में नदियां, काफी सारी नदियां देखने को मिलेगी, जिसमें से कुछ प्रमुख की बात करें तो याद कीजिए चंबल इस क्षेत्र से बहती है। चंबल के बाद सेकंड बात करें तो शिप्रा इधर से ही बहेगी आपका। शिप्रा के बाद बात कर लीजिए पार्वती की, तो ये कुछ फेमस नदियां इस क्षेत्र से यहाँ पर बहेगी आपका। शिवना, जिसके किनारे पर पशुपतिनाथ पड़ता है। आगे बढ़िए, शिखर की बात कर लीजिए, कौन सा सबसे प्रमुख शिखर यहाँ पर होगा, तो शिखर में सिद्ध बाबा की चोटी, या फिर सॉरी इसको शिकार की चोटी नाम से सकते हैं, शिकार चोटी। ये देखिए ये शिखा चोटी। शिखा चोटी की टोटल लंबाई की बात करें तो 881 मीटर हो जाएगी आपका। शिखा चोटी कहाँ पड़ती है, तो शिखा चोटी इंदौर में पड़ेगी। शिखा चोटी कहाँ मिलेगी हमको, इंदौर में देखने को मिलेगी हमका। अब उद्योग की बात करें तो मैंने अभी बताया मालवा में उद्योग के लिए एक जगह बड़ी फेमस है पीथमपुर। तो उद्योग में जो क्षेत्र देखने को मिलेगा वो क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, पीथमपुर के नाम से जाना जाता है। तो ये कौन सा क्षेत्र हो जाएगा आपका, पीथमपुर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया कौन सा पठार हमारा, मालवा का पठार। 3 पठार हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। चलिए अब इतनी डिटेल नहीं है, अब जो डिटेल है वो थोड़ी थोड़ी कम होती जाएगी, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट बातें नहीं रहेगी अब हमका। चलिए चौथा, फिर भी हम
कोशिश करेंगे जितना डिटेल अपन निकाल सके। अगला आएगा आपका रीवा पन्ना का पठार। रीवा पन्ना का पठार। अब सबसे पहले रीवा पन्ना के पठार की लोकेशन देख लीजिए। ये देखिए, ध्यान से लोकेशन देखिए, तभी चीजें आसानी होगी। ये वाला 5वां नंबर जो मैंने बांटा था, कौन सा हो जाएगा? रीवा पन्ना के पठार के नाम से जाना जाता है। चलिए, रीवा पन्ना का पठार को अगर हम देखते हैं, अब इसमें सेम चीजें, क्षेत्रफल की बात कर ली। अब क्षेत्रफल याद नहीं करोगे तो भी काम चल जाएगा, क्षेत्रफल आप छोड़ोगे तो भी काम चल जाएगा। 31954 स्क्वायर किलोमीटर। और क्षेत्रफल की बात करोगे तो 10.37% क्षेत्रफल में फैला हुआ है। 10.37। सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? मालवा वाला हो जाएगा। मालवा के बाद बुंदेलखंड, बुंदेलखंड के बाद कौन सा जाएगा आपका? रीवा पन्ना का पठार। इसमें हम जिले बांट लेते हैं, कौन कौन से जिले फैले हुए रीवा पन्ना के पठार में। तो जिले यहाँ पर फैले हुए हैं, रीवा हो जाएगा। रीवा पन्ना में रीवा तो आएगा ही आएगा आपका। रीवा के बाद कौन सा हो जाएगा? सतना हो जाएगा। सतना से आगे बढ़ोगे तो मैहर हो जाएगा, नया जिला जो बना है अभी आपका। मैहर के बाद एक और नया जिला यहीं से बना है, मऊगंज। और पन्ना इसी में आएगा आपका, पन्ना आधा दोनों में आ जाएगा आपका। और एक और क्षेत्र कौन सा हो जाएगा आपका? सागर। एक जिला दो क्षेत्रों में आ सकता है, ऐसा नहीं है कि एक जिला एक ही क्षेत्र में आएगा, हो सकता है आधे आधे क्षेत्र में वो, आधे क्षेत्र में वो हो। ठीक है। अगला अगर हम बात करें शिखर के बारे में, कौन सा सर्वोच्च शिखर है? शिखर मतलब चीजें अपन इतनी डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, इतना काम हो जाएगा आपका। जो शिखर की बात करेंगे वो सद्भावना की चोटी हो जाएगी, इसको गुडविल चोटी भी बोलते हैं, सद्भावना शिखर। सद्भावना शिखर। और सद्भावना शिखर को हमने एक और नाम दिया है गुडविल, इसको गुडविल चोटी के नाम से जानते हैं। कितनी मिलेगी? 752। और ये भी कहाँ मिलेगी हमको? दमोह में देखने को मिलेगी। ये देखिए, दमोह में 2 शिखर हो गए हमके। अब तापमान की बात कर लीजिए। तापमान, तो तापमान से आप जलवायु को अंदर लगा पाएंगे। ध्यान दीजिए, दिन के अगर 10 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड, और अगर गर्मी की बात करें तो 40 डिग्री से कितना हो जाएगा आपका? 42 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब तापमान ठीक ठाक है, ना ज्यादा गर्मी है ना ज्यादा ठंडी पड़ेगी आपका इसमें। अगर वर्षा की बात करें तो वर्षा भी काफी अच्छी होगी। बाकी सभी क्षेत्रों से सबसे अच्छी वर्षा यहाँ पर मिलेगी आपको। 125 सेंटीमीटर से 127 सेंटीमीटर की क्या होगी आपका? वर्षा। 125 से 127 सेंटीमीटर वर्षा मिलेगी। मृदा की बात कर लो, कौन सी मृदा पाई जाती है? तो जो रीवा पन्ना का पठार है, यहाँ पर मृदा मिलेगी लाल मृदा, कछारी मृदा। लाल और कछारी टाइप की मृदा इस क्षेत्र में देखने को मिलेगी आपको, लाल और कछारी मृदा। अब लाल कछारी मृदा में अगर हम खेती करने की बात करेंगे तो कृषि के मामले में यहाँ पर उगेगा, मिलेगा आपको क्या? गेहूं। गेहूं के बाद देखने को मिलेगा तिल। तिल के बाद देखने को मिलेगा चावल। सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, चावल। चावल काफी फेमस क्षेत्र इस जगह मिलेगा आपका। अगला हम मिनरल्स की बात कर लीजिए, कौन सा? खनिज के मामले में टॉप पर मिलेगा। तो खनिज के लिए हम बात करते हैं चूना पत्थर। इस क्षेत्र में काफी ज्यादा चूना पत्थर, इसलिए सीमेंट के कारखाने आपको सबसे ज्यादा इसी क्षेत्र में मिलेंगे। चूना पत्थर के बाद मिलेगा आपका गेरू। गेरू के बाद मिलेगा आपका बलुआ पत्थर। ये सब एक ही प्रकार की चट्टानों से निकलते हैं, सब एक ही प्रकार से। यहीं पे हो जाएगा आपका कौन सा? चूना। इसी क्षेत्र में हीरा भी पाया जाता है, तो हीरा दोनों में आ जाएगा आपका, आधा उसमें आ जाएगा आधा इसमें आ जाएगा आपका। ठीक है। और उद्योग की अगर बात करें तो मैंने अभी बताया, जब यहाँ से चूना पत्थर निकलेगा तो चूना पत्थर से क्या होता है आपका? सीमेंट। तो उद्योग के मामले में सीमेंट के कारखाने काफी मिलेंगे हमको, सीमेंट के काफी ज्यादा कारखाने यहाँ पर देखने को मिलेंगे। साथ ही चूना के भी आपको बहुत चीजें मिल जाएगी चूना पत्थर के लिए आपका। और कत्था, ये सारे कारखाने इस क्षेत्र के लिए क्या मिलेंगे? फेमस। अब इंपॉर्टेंट क्या है? तो इंपॉर्टेंट में याद कीजिए, यहाँ पे ग्रामीण जनसंख्या वाला, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला पठार है, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला पठार, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला पठार है। सीधा क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है, ऐसा पॉइंट कोई पढ़ के ही नहीं जाएगा, आप पढ़ के जाओगे दूसरों से ऑलरेडी आगे रहोगे, तो इसलिए ऐसी चीजें हमको छोड़ना नहीं, ऐसी चीजें हम हमेशा पढ़ के जाएंगे। ठीक है, चौथा हो गया। चलिए पांचवी बात कर लेते हैं नर्मदा सोन घाटी के बारे में। पांचवा हम नर्मदा सोन घाटी के बारे में बात करते हैं। अब केवल हल्की फुल्की जानकारी भी होगी तो भी काम चलेगा, क्योंकि नर्मदा तो हमको ऑलरेडी पढ़नी है काफी अच्छे में। अब नर्मदा क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। मालवा के पठार के बाद जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा आपका? नर्मदा। क्षेत्रफल 86,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। 86,000 मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा शिखर है। मालवा के पठार के बाद इसी का नंबर यहाँ पे आएगा, मालवा के पठार के बाद इसी को यहाँ पर जाना जाता है। कौन सा हो जाएगा आपका? नर्मदा सोन घाटी के नाम से जानते हैं। उसके बाद निर्माण किसे हुआ है? तो भूगर्भिक हलचल। इसके अगर हम निर्माण की बात करते हैं तो निर्माण किसे होगा आपका? भूगर्भिक हलचल। भूगर्भिक मतलब क्या होता है? जब भूकंप आया होगा तो उस तरीके से बीच की जगह नीचे बैठ गई, नीचे बैठ गई तो वहां पे क्या बन गया? घाटी बन गई। जैसे दो पर्वत होते हैं, ये बीच का जगह बैठ गया और ये पर्वत हो गया, तो भूगर्भ से नीचे बैठ गया, यहीं से तो क्या बहती है? नदी बहती है। तो भूगर्भिक हलचलों से, भूगर्भिक हलचल द्वारा क्या हुआ है? निर्माण हुआ है इसका।
जिलों की बात कर लीजिए तो जो जो जिलों से नर्मदा गुजरती है वो सारे जिले हो जाएंगे। जिन जिन जिलों से नर्मदा गुजरती है वो सारे के सारे जिले नर्मदा में आएंगे। जैसे कि अगर बात करें अनूपपुर, इसी क्षेत्र में आ जाएगा। अनूपपुर के बाद बात कर लो मंडला, सारे जिले जो आपको नर्मदा के किनारे याद है, याद नहीं है तो चिंता नहीं कीजिए, मैं जब नर्मदा पढ़ूंगा बहुत डिटेल से, एक पूरे वीडियो में खाली नर्मदा पढ़ूंगा मैं आपको, इतनी डिटेल से बात करेंगे नर्मदा के बारे में। तो कटनी, कटनी के बाद और कौन हो जाएगा, जबलपुर, जबलपुर के बाद हम जहां से नर्मदापुरम, ये नर्मदापुरम, रायसेन, बहुत सारे हो जाएंगे, बहुत सारे जिले हो जाएंगे, हम सब नहीं पढ़ सकते, कोई दिक्कत नहीं हमका। हरदा, खंडवा, सारी चीज होगी हमका। तो ये कौन सा हो जाएगा आपका, जिला हो जाएगा। अब अगर हम काय की बात करते हैं, मृदा की बात करते हैं, कौन सी मृदा मिलेगी क्षेत्र में, तो मृदा की बात करेंगे तो दो क्षेत्र में, पश्चिम में अगर हम चलेंगे तो गहरी काली, पश्चिम में जो मृदा होगी वो कौन सी काली होगी आपका, गहरी काली होगी, क्योंकि मालवा का पठार नीचे मिलेगा, वो याद कीजिए आपका। और पूर्व में लाल पीली मिट्टी हो जाएगी, पश्चिम में ये मिलेगी, और अगर जैसे जैसे पूर्व जाओगे तो कौन सी मृदा हो जाएगी, लाल तथा पीली मृदा यहाँ पर पाई जाएगी। तो याद कीजिए, क्योंकि क्षेत्र इतना बड़ा है, ये देखिए नर्मदा घाटी का जो क्षेत्र है वो काफी बड़ा है, कितना, तो इस वाले क्षेत्र में अलग मृदा है, इस वाले क्षेत्र में अलग मृदा है, तो अलग अलग मृदा यहाँ पर मिलेगी आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, बस अब थोड़ा सी बचा, ज्यादा चिंता मत कीजिए, काफी बड़ा वीडियो है लेकिन इसको एक वीडियो में समेटना काफी जरूरत है हमारे लिए हमका। अगला कृषि की बात करें तो कृषि के लिए क्षेत्र काफी ज्यादा फेमस है, कृषि के मामलों में काफी ज्यादा फेमस है, यहाँ पर गेहूं निकलेगा सबसे ज्यादा के मामले में, चावल के मामले में भी काफी ज्यादा विख्यात मिलेगा, कपास का क्षेत्र मिल जाएगा, और यहीं पर मिल जाएगा सोयाबीन। ये क्षेत्र खेती के मामले में इतना फेमस है कि इसको कृषि व्यवस्था की रीढ़ कहा गया है, याद कीजिएगा, कृषि व्यवस्था की रीढ़ कौन से किसको बोलते हैं, नर्मदा घाटी को। कृषि, क्योंकि नदी है, नदी से मिट्टियां बहा के लाएगी, तो मिट्टियां क्या करती है, उपजाऊ होती काफी ज्यादा, तो कृषि व्यवस्था की क्या कहते हैं इसको, ऋण यहां पर कहा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है। वर्षा, वर्षा की अगर बात करें तो ओवरऑल पश्चिम क्षेत्र में थोड़ी वर्षा कम होगी, पूर्व में होगी, तो और एक औसत की बात कर ले ओवरऑल तो 75 से 125 सेंटीमीटर समथिंग यहाँ पर क्या हो जाएगी आपका, वर्षा हो जाएगी। मतलब अलग अलग होती है, अलग अलग मतलब मैं बात करूं तो पूर्वी भाग में वर्षा ज्यादा होती है इसकी, पूर्वी भाग में लगभग 140 सेंटीमीटर की वर्षा हो जाएगी, और वहीं अगर मैं इसके थोड़े पश्चिमी भाग की बात करूं तो पश्चिमी भाग में केवल 57 सेंटीमीटर क्या होगी आपका, वर्षा होगी, ये पश्चिम में, इसलिए अपन एवरेज निकाल लेते हैं, तो एवरेज लगभग कितना हो जाएगा आपका, 25 से 125 सेंटीमीटर की क्या हो जाएगी आपका वर्षा। तो ये हो जाएगा आपका पांचवा क्षेत्र, नर्मदा सोन घाटी के नाम जाना है। अब इसमें एक बचता है खाली आपका, कौन सा, सतपुड़ा का पठार, तो सतपुड़ा का पठार में अलग से वीडियो बनाऊंगा, सतपुड़ा मेकाल चने के ऊपर एक अलग से वीडियो है जिसमें सारे पर्वत श्रेणियों के बारे में बात करेंगे, तो सतपुड़ा को अपन डिटेल से पढ़ेंगे। अब बगल का पठार अपन छोड़ सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एग्जाम में क्वेश्चन बनने के चांसेस काफी कम है, तो हम बगल का पढ़ना छोड़ सकते हैं, लेकिन सतपुड़ा के पठार के ऊपर हम अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि अपन को सारे पठार पढ़ने पड़ेंगे सतपुड़ा के, तो उस पर एक डिटेल वीडियो पढ़ेंगे, तो अपन वहां पर हम चीजों कनेक्ट कर लेंगे, क्योंकि वीडियो काफी बड़ा हो गया है, इतना जो पढ़ा है उतना काफी मोर देन सफिशिएंट है आपके लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आप अभी तक देख रहे हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।